हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीप आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, उन न्यूज़ आर्टिकल्स को जो कि 23 नवंबर को न्यूज़ में रहे हैं और जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं G20 की जो समिट हो रही है एट प्रेजेंट अफ्रीका में, हम उसके बारे में कि ये जो फर्स्ट टाइम है कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में G20 की मीटिंग हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2023 में जो G20 की मीटिंग हुई थी वो हुई थी इंडिया में। तो वहाँ पर क्या था कि उससे पहले जो G20 था वो बेसिकली ग्रुपिंग था 19 कंट्रीज़ का प्लस यूरोपियन यूनियन का, यानी उस टाइम पे जो अफ्रीकन यूनियन है वो G20 का पार्ट था ही नहीं। 2023 में जब इंडिया में मीटिंग हुई तो इंडिया ने यूरोपियन यूनियन को अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट किया और मेंबर कंसेंसस से उसको इस ग्रुपिंग में इंक्लूड किया। तो उसके बाद अफ्रीकन यूनियन में ये फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग एट प्रेजेंट यानी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग सिटी में हो रही है। तो इस मीटिंग के दौरान इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा ने भी एक पार्टनरशिप साइन की है जो है ACITI पार्टनरशिप, यानी ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। तो इस पार्टनरशिप का जो मेन डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट है उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये कोऑपरेट करेंगी क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, ग्रीन एनर्जी इनोवेशन में, बिल्डिंग रेजिलिएंट सप्लाई चेन इंक्लूडिंग क्रिटिकल मिनरल्स में, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स आजकल हम देख रहे हैं न्यूज़ में काफ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो भी एक टेक्नोलॉजिकल थिंग डेवलप हो रही है, आपके फाइटर प्लेन से लेके आपके लैपटॉप से लेके कोई भी चीज़ हो रही है, वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल का यूजेस जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है और चाइना का इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो इसलिए सप्लाई चेन में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उस सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए कंट्री आपस में इन्होंने एक पार्टनरशिप की है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो काफ़ी अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल हैं, तो इंडिया चाहेगा अपनी जो सप्लाई चेन है उसको भी डाइवर्सिफाई करना। इसके अलावा ये तीनों कंट्री स्ट्रेटजिकली कोलेबरेट करेंगी नेट जीरो पे, ये टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स टू नेट जीरो एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन, जैसा कि मैंने बताया, और डेवलपमेंट ऑफ मास एडोप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये पार्टनरशिप में ये इसकी जो डिक्लेरेशन थी या जॉइंट स्टेटमेंट थी उसमें ये पॉइंट्स हैं। अब ये देखिए डायरेक्ट इसमें पूछना कि ACITI का फुल फॉर्म बताइए या इसका डिक्लेरेशन में क्या था, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते वैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में। जनरली होता क्या है कि आपके ऑप्शंस में हो सकता है कि ये एक ग्रुपिंग का नाम हो, फिर आप वहाँ पे उस टाइम पे एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से आया है। तो आपको इसलिए थोड़ा सा उसके डिटेल में जाना ज़रूरी है ताकि उस चीज़ को आप प्रॉपरली उस टाइम पर रिकॉल कर सको। तो ये था इस पार्टनरशिप के बारे में। इसके अलावा हम जो न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें एक मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट में लिखा है कि मिस्टर मोदी सेड दैट द फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म प्रोवाइडेड वन पाथवे फॉर द फ्यूचर, इट शुड बी अडोप्टेड। मीन्स ये क्या है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। बेसिकली जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एज ए फिलोसफी है वो काउंटर है जो वेस्टर्न फिलोसफी है इंडिविजुअलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड कैपिटलिज्म का। तो इसके काउंटर में इन्होंने दिया था दीन दयाल उपाध्याय ने इसके ऊपर बोला हुआ है। इसके हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या, ताकि आप इसको रिकॉल कर सकें उस टाइम पे। देखिए ये जो फिलोसफी है, इट प्लेसेस ह्यूमन एट द सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट, इंटीग्रेटिंग बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एंड सोल, और ये हार्मनी को प्रमोट करता है इंडिविजुअल के बीच में, सोसाइटी के बीच में, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट बैलेंस्ड विद द कलेक्टिव वेलफेयर, यानी इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट हैं और जो सोसाइटी के इंटरेस्ट हैं, जो कलेक्टिव इंटरेस्ट हैं, उनके बीच में भी एक बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, ये प्रायोरिटाइज करता है 4 पुरुषार्था को, धर्मा अर्था कामा एंड मोक्षा, फिर धर्मा एज फाउंडेशन एंड मोक्षा एज द हाईएस्ट गोल, उसको भी ये प्रायोरिटाइज करता है। अब ये देखो इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि रिजेक्ट बोथ वेस्टर्न कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म फॉर नेग्लेक्टिंग स्पिरिचुअल एंड मोरल डायमेंशंस, एम्फेसाइजिंग ड्यूटी ओवर राइट्स। तो जो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो कि कैपिटलिज्म का है या फिर सोशलिज्म का है, उन दोनों कॉन्सेप्ट को ये नेगलेक्ट करता है, ये रिजेक्ट करता है, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट नेगलेक्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअल एंड मोरल डायमेंशंस को। और ये जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है ये एम्फेसाइज करता है ड्यूटी को राइट्स के ऊपर, यानी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो एक है ही, लेकिन आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं
ये उन ड्यूटीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। अब ये स्ट्रेस करता है अंत्योदय को, यानी जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनके अपलिफ्टमेंट को, ग्राम स्वराज को यानी लोकल गवर्नेंस को, सेल्फ रिलायंस स्वदेशी को, एंड अलाइनमेंट विद इंडियन कल्चर एंड इथोस। तो ये बेसिकली जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, ये दीनदयाल उपाध्याय जी का एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है और उसके ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको इनका आइडिया होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं जो यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, कोप मीटिंग्स जो बोलते हैं, वो 10 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में वो कोप पार्ट जो हुई है वो ब्राज़ील में हुई है। जो कोप है बेसिकली वो एक जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को कोप बोलते हैं, वो एक प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है और ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी डिस्कशन होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाने में, ठीक है। अभी जो कोप 30 है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये कोप 30 ये उसकी 10th एनिवर्सरी है, मीन्स उसको 10 साल हो चुके हैं पेरिस एग्रीमेंट को। तो उसको भी अगर रिव्यू करने के लिए को लेके मीटिंग है। इस कोप 30 में जो फ्लैगशिप एग्रीमेंट पास हुआ है उसका नाम है मुटिराओ टेक्स्ट। ये मुटिराओ टेक्स्ट है, ये इसका फ्लैगशिप एग्रीमेंट है जो कि अडोप्ट हुआ है कोप 30 में। इसने क्या किया है, इस एग्रीमेंट में इन्होंने जो मिटिगेशन है यानी जो क्लाइमेट चेंज को लेके जो भी मिटिगेशन के स्टेप्स हैं वो फाइनेंस, अडप्टेशन एंड अदर क्लाइमेट इश्यू को बंडल कर दिया एक साथ। अब जो इस एग्रीमेंट में एक डिस्कशन हुआ और जिसके ऊपर काफ़ी कंटेंशन भी हुआ है कि जो डेवलप्ड कंट्री था उनका व्यू था कि हमें जो डिफोरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल के जो आपको जो मीन्स ट्रांजिशन था फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ, आपको उसमें कुछ बाइंडिंग या उसमें कुछ फॉर्मल उसको एग्रीमेंट का पार्ट बनाना चाहिए था, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज इसके फेवर में नहीं थी। तो इसमें काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो वहाँ से जो फॉर्मल टेक्स्ट या फॉर्मल जो एग्रीमेंट की फॉर्म में जो चीज़ें निकल के आती हैं, जो डिक्लेरेशंस निकल के आती हैं, उसमें फॉसिल फ्यूल का एज सच इंक्लूजन नहीं हुआ। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली चाहती हैं कि वो फॉसिल फ्यूल को यूज़ करें अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑलरेडी उस चीज़ को यूज़ करके डेवलप हुई हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहती कि हम उसको यूज़ ना कर पाएँ और अब उनकी डेवलपमेंट की जो ग्रोथ की जो जीडीपी ग्रोथ की जो स्पीड है वो कुछ कम हो। तो इस वजह से देखो फॉर्मली तो वो उसमें नहीं आया वो फॉसिल फ्यूल का, बट हुआ क्या है कि जो वहाँ के जो कोप 30 के प्रेसिडेंट थे एंड्रे, उन्होंने अनाउंस किया है कि 2 वॉलंटरी रोड मैप्स का अनाउंसमेंट किया है। एक तो ये है कि हाल्टिंग एंड रिवर्सिंग डिफोरेस्टेशन के लिए को रोकना है और उसको रिवर्स करना है, और दूसरा जो वॉलंटरी एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है ट्रांजिशन अवे फ्रॉम कोल, ऑयल एंड गैस। पेरिस एग्रीमेंट को 10 साल हो चुके हैं। पेरिस एग्रीमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग जो इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटी के फॉर्म में आया था ये 2015 में, और इसमें डिफ़ाइन किया गया था कि हमें क्या अचीव करना, टारगेट्स को क्या अचीव करना है। तो जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ है उसको हमें 2% से नीचे नीचे रखना है, और हमें एफर्ट करना है कि जो टेम्परेचर है जो इंक्रीज़ हो रहा है ईयर ऑन ईयर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो हमें उसको लिमिट करना है मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस अबोव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो उसमें क्या हुआ था कि जो कंट्रीज़ ने ओन इमिशन रिडक्शंस एंड एडोप्शन टारगेट्स लेके आई थी कंट्री, जिनको बोलते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी हर नेशन को अपना डिफ़ाइन करना था, डिटरमाइन करना था कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसके रिडक्शन में। ये जो एनडीसी टारगेट्स हैं जो एक नेशन डिसाइड करेगा, यानी इंडिया डिसाइड करेगा कि वो कितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम कर सकता है। तो ये जो चीज़ थी ये बेसिकली लीगल बाइंडिंग नहीं थी, यानी ये लीगली बाइंडिंग नहीं था कि किसी को ये नहीं बोला गया कि आपको 10% कम करना है, 20% कम करना है। हालांकि लीगली बाइंडिंग इसमें क्या था कि आपको हर 5 साल में अपडेट करना है, उसकी रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, और जो भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक बार 10% का टारगेट दिया, नेक्स्ट 5 साल के बाद आप 5% का टारगेट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो आप कितना टारगेट दे रहे हैं वो आपके ऊपर वॉलेंट्री है, मीन्स वो आपको डिसाइड करना है एज ए कंट्री, इसीलिए बोलते हैं एनडीसीज़। और उसके बाद लेकिन उसकी जो रिपोर्टिंग है हर 5 साल में वो मैंडेटरी है, और जो नेक्स्ट जो आप टारगेट डिसाइड करेंगे वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है।
पेरिस एग्रीमेंट में जो एक चीज़ डिसाइड हुई थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो थी CBDRRC, यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों एक्ट करेंगी बट वो डिफरेंशियली एक्ट करेंगी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी क्योंकि हिस्टोरिकली इन्होंने फॉसिल फ्यूल को यूज़ किया है अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए और उस चीज़ का इन्होंने बेनिफिट उठाया है। तो आज ये कंट्रीज़ ऐसा क्लेम नहीं कर सकती कि आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी सेम पेज पे आके आपको भी फॉसिल फ्यूल उसी प्रोपोर्शन में रिड्यूस करने हैं। कॉमन हमारे टारगेट्स हैं बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रिडक्शन के लिए, जो ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शंस के लिए, वो थोड़ी सी कम है और अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को एक्ट करना है। उसके बाद जो एक आर्टिकल 9 भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, उसमें क्या हुआ था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियली हेल्प करेंगी और उसमें वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगी, 100 बिलियन ए ईयर। लेकिन जो अभी COP29 हुई हमें, उसमें हुआ था कि ये जो 100 बिलियन पर ईयर है ये काफ़ी कम है। तो अभी बात चल रही है कि ये $300 बिलियन पर ईयर का आपको हेल्प करनी है डेवलपिंग कंट्रीज़ को टुवर्ड्स रिड्यूसिंग दिस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। अब हर 5 साल में इसको असेस किया जाएगा। आर्टिकल जो 6 है इस एग्रीमेंट का, वो क्रिएट करता है इंटरनेशनल कार्बन मार्केट, कोऑपरेटिव अप्रोचेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब लीगली बाइंडिंग क्या है इसमें? लीगली बाइंडिंग सबमिशन ऑफ NDCs, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, ये लीगली बाइंडिंग है। लीगली नॉट लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग क्या नहीं है? एक्चुअल अचीवमेंट ऑफ इमिशन रिडक्शन टारगेट। अब आपने सेट तो कर दिया टारगेट्स बट उसमें एक्चुअल कितना रिड्यूस हुआ वो आपका लीगली बाइंडिंग नहीं है। अब इंडिया का भी अपना एक स्टांस है। इंडिया CBDRRC को सपोर्ट करता है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और इक्विटी को इंडिया सपोर्ट करता है। इंडिया के अपने कमिटमेंट्स हैं कि 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया में 2030 तक वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से आएगी और नेट जीरो बाई 2070, यानी 2070 में इंडिया नेट जीरो टारगेट अचीव कर लेगा, यानी ग्रीन हाउस गैस वहाँ पे आपकी जीरो हो जाएंगी। फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ आपका बिल्कुल नेट जीरो हो जाएगा, आप क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर जाओगे 100%। तो ये इंडिया का अपना स्टांस रहा है अभी तक। इसमें 2 ईयर हैं, 2030 में आपका 50% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज और नेट जीरो बाई 2070। तो इसलिए ये पेरिस एग्रीमेंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपको एक आइडिया होना चाहिए पेरिस एग्रीमेंट की क्या है बेसिकली। इसी के ऊपर जो अभी COP30 हो रही है इसी को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उसके 10 साल हो चुके हैं। और अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट है, अभी अब डिस्कस कर रहे थे कि चंडीगढ़ जो है उसको गवर्नमेंट चाहती है कि वो आर्टिकल 240 के अंडर आ जाए। तो उससे क्या बेनिफिट होगा चंडीगढ़ को, या फिर 240 का क्या मीनिंग है, इसमें आम आदमी पार्टी क्या बोलती है, कांग्रेस क्या बोलती है। देखो ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके बारे में क्या बोलती है। आपको बिल्कुल ये देखना है कि आपका कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आपका एकदम से जो आपका माइंड है आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना चाहिए जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। तो जैसे ही आप ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 240 दिख रहा है तो आपको एकदम से आप सब कुछ इग्नोर कर दो, आपको सबसे पहले आर्टिकल 240 को पढ़ोगे, उसका बेसिक मीनिंग क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 240 के बारे में क्यों बात कर रही है? क्योंकि यदि 240 इम्प्लीमेंट होता है तो प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट उसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स आ जाती हैं, ठीक है। और जो लोकल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, इलेक्टेड काउंसिल है या असेंबली है कोई भी है, वो लेस पावरफुल हो जाती है और उससे जो सेंटर का कंट्रोल है ओवरऑल किसी भी यूटी के ऊपर, वो कंट्रोल काफ़ी बढ़ जाता है। तो बेसिकली यदि गवर्नमेंट ये चाहती है 240 इम्प्लीमेंट करना तो डायरेक्टली गवर्नमेंट चाहती है अपना कंट्रोल उस पर ज़्यादा करना। तो अब जो करंट स्टेट में क्या है कि जो चंडीगढ़ गवर्न हो रहा है आर्टिकल 239 के अंडर, जितनी भी यूटी हैं उन पे सब पे 239 एप्लीकेबल होता है, यानी उसमें एडमिनिस्ट्रेटर प्लस जो यूटी के रूल अप्लाई होते हैं। बट कुछ यूटी 239, देखो जितनी भी यूटी हैं उस पर 239 आर्टिकल एप्लीकेबल है। उसके अलावा अब कुछ यूटी पे 240 है, कुछ पे नहीं है, वो हम डिस्कस करते हैं कि किस पे है और किस पे नहीं है।
देखो 239 का मतलब है आर्टिकल का कि हु एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर के। आर्टिकल जो 239A है वो है लेजिस्लेचर फॉर पुडुचेरी, आर्टिकल 239A। और जो 239AA है वो स्पेशल एंड मोर पावरफुल लेजिस्लेचर फॉर दिल्ली एनसीटी। तो आपको पहले तो ये 3 याद करने हैं। यदि क्वेश्चन आता है तो 240 का ना आके हो सकता है इनमें से किसी के ऊपर आ जाए। तो 239 है वो सभी यूटी पे एप्लीकेबल है। प्रेसिडेंट का रूल है वो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रूल करता है। वो 39 है वो चंडीगढ़ पे भी है, दिल्ली पे भी है, अंडमान निकोबार सब पे एप्लीकेबल है। अब जो 239A है वो पुडुचेरी पे एप्लीकेबल है। 239AA है वो है दिल्ली के ऊपर एप्लीकेबल। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैंने बताया 239 है अप्लाइज टू ऑल यूटी, ठीक है। अब क्या है कि आर्टिकल 239 तो एप्लीकेबल है, अब उसके साथ आर्टिकल 240 भी अप्लाई होता है। वो कौन सी यूटी है, मीन्स उसमें प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट लेजिस्लेटिव पावर है, डायरेक्ट कंट्रोल है प्रेसिडेंट का, डायरेक्ट लेजिस्लेटिव पावर है उनके। उन यूटीज़ के लिए प्रेसिडेंट मीन्स एक्ट बना सकते हैं, उनके पास वो लेजिस्लेटिव पावर्स अवेलेबल हैं। और उन जो 3 यूटीज़ में आते हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये जो 3 यूटी हैं, देखो ये अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा नगर एंड हवेली, ये जो 3 यूटी हैं, यहाँ पर आपका जो प्रेसिडेंट की जो पावर है वहाँ ज़्यादा, यानी वहाँ पर 240 आर्टिकल है वो एप्लीकेबल है इन 3 जगह पे, ठीक है। अभी देखो 239 तो मैंने बताया सब पे एप्लीकेबल है, बट जहाँ पर 240 फ़िलहाल एप्लीकेबल नहीं है वो है दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ एंड लद्दाख। सरप्राइजिंगली लद्दाख पे पहले एप्लीकेबल था, बट जैसे ही लद्दाख यूटी कन्वर्ट हुआ है तो उसके बाद से 2019 के बाद से वो एप्लीकेबल नहीं रहा है। तो दिल्ली के ऊपर, पुडुचेरी के ऊपर, चंडीगढ़ के ऊपर और लद्दाख के ऊपर 240 जो आर्टिकल है वो एप्लीकेबल ये नहीं है, यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर्स कम हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स की पावर ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे दिल्ली में तो गवर्नर के पास पावर ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 239 अभी आपको याद 239 सबके ऊपर एप्लीकेबल है। 239A पुडुचेरी, 239AA दिल्ली, 240 किसके ऊपर है, अंडमान लक्षद्वीप दादरा नगर हवेली, और बाकी के ऊपर ये मैंने आपको बताया यहाँ पर केवल 239 एप्लीकेबल है, 240 एप्लीकेबल नहीं है। तो ये न्यूज़ में था इसलिए इसको आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट टाइटन्स इमरजेंसी पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। अब ये क्या है, CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको मैंडेट दिया गया है कुछ जो दिल्ली NCR का और एडजेसेंट के जो 4 स्टेट्स हैं उनके ऊपर मैंडेट दिया गया, यानी दिल्ली तो है ही इसमें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड यूपी, इनके ऊपर इसका मैंडेट है। बेसिकली ये 2021 में बना था और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। बस ये याद आपको रखना है कि ये कभी किसी क्वेश्चन में एज ए ऑप्शन ना आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडी। तो CAQM एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक एक्ट पास हुआ था, उसके बाद ये बॉडी रोल में इसको फंक्शन हुआ है, मतलब फंक्शनल हुई है। अब इसका जो मेन मैंडेट है वो है पोल्यूशन का कंट्रोल करना। जो ग्रैप मेजर्स आते हैं, जो आप सुनते हो ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स वाले जो मेजर्स आते हैं दिल्ली NCR में, वो CAQM ही रिलीज़ करती है। और बेसिकली जो CAQM है उसने इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी EPCA को रिप्लेस किया है, जो 1998 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसको रिप्लेस करके CAQM आया है। और ये बाइंडिंग डायरेक्शंस, मतलब इसकी जो इश्यूज़ होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। और ये इंडस्ट्री को स्टॉपेज, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, अदर सर्विसेज में जो भी ये अपनी डिक्लेरेशन देता है, जो भी ये बोलेगा वो उनके ऊपर बाइंडिंग है, उनको करना पड़ेगा। ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर सकता है, जो भी इसको लगे कि ये पोल्यूशन क्रिएट कर रही है तो वहाँ पे ये उस एक्टिविटी को स्टॉप भी कर सकता है। तो ये था CAQM के ऊपर। आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो अब आते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है क्लाउड फ्लेयर के ऊपर। ये बहुत न्यूज़ में रहा है क्योंकि बार बार
क्लाउडफ्लेयर के इश्यू से क्या हुआ कि कुछ वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी ख़त्म हो गई थी। अब ये ऑलमोस्ट 20% जो इंटरनेट वेबसाइट्स हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बेसिकली क्लाउडफ्लेयर है क्या? ये ग्लोबल वेब इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक सिक्योरिटी कंपनी है दैट प्रोवाइड CDN, DNS, DDoS, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एंड रिवर्स प्रॉक्सी सर्विसेज। अब ये है क्या? बेसिकली ये जो UPSC कुछ चीज़ों की एब्रीवेशन कभी कभी डाल देता है क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है कि CDN वगैरह है क्या। अब मान लीजिए आपकी एक पिज़्ज़ा की शॉप है दिल्ली में, लेकिन अब उस शॉप को आपको जो उसके कस्टमर हो बेंगलोर में भी हैं, चेन्नई में भी हैं, तो वो कस्टमर्स को कैसे एक्सेस करें? तो वो तो बहुत दूर हैं, तो वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, जो पिज़्ज़ा की शॉप है ये एक ब्रांच यहाँ ओपन कर देगा, एक ब्रांच यहाँ ओपन कर देगा, ताकि इनकी एक्सेसिबिलिटी रहे और कस्टमर इनको ईजिली यहाँ से इन पिज़्ज़ा वगैरह को अवेल कर सकें, यहाँ की इनकी सर्विसेज को अवेल कर सकें शॉप से। तो बेसिकली ये क्लाउडफ्लेयर यही काम करता है। आपकी जो वेबसाइट है, मान लीजिए अमेजोन है, वो है US में, बट उसके कस्टमर इंडिया में भी हैं और अदर कंट्रीज़ में भी हैं। तो इंडिया में उन्होंने अपना एक और लोकल सर्वर बना दिया है। तो ये वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली कि वो आपकी वेबसाइट्स की कॉपी क्रिएट कर देता है लोकल एरियाज़ में। इससे आपकी वेबसाइट की जो एक्सेसिबिलिटी की स्पीड है वो बढ़ जाती है। और मतलब इसका जो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी आपकी जो वेबसाइट है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ लोकल रीजन्स में क्रिएट कर देता है उन लोकल सर्वर्स के ऊपर, और वहाँ से फिर आपकी जो स्पीड है वेबसाइट की वो बढ़ जाती है, एक्सेसिबिलिटी भी एनहांस हो जाती है। इसके अलावा ये DNS सर्विस प्रोवाइड करता है। अब जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड का नाम है रमन, आपने उसका नंबर स्टोर किया हुआ है अपने मोबाइल में, तो जब भी आप डायल करते हैं तो आप रमन के नाम से सर्च करते हैं, ना कि आप नंबर के नाम से, नंबर के डिजिट से। तो जो रमन है वो बेसिकली DNS है, डोमेन नेम्स। अब आपकी जो वेबसाइट है उनका एक पर्टिकुलर IP होता है, कोई भी वेबसाइट है उसका IP होता है, जैसे 142.11.10.11 ये एक वेबसाइट का IP है। अब ये तो किसी को याद नहीं रह सकता ना, इतनी करोड़ों लाखों वेबसाइट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर नेम में कन्वर्ट करती है। तो जो डोमेन नेम है उसको जो कन्वर्ट करती है DNS करता है, वो DNS भी क्लाउडफ्लेयर प्रोवाइड करता है। DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। यदि कुछ मालवेयर अटैक होता है, मल्टीपल वेबसाइट्स पे अटैक होते हैं कहीं कहीं से, और वो जो अटैक हैं वो मेलाफाइड इंटेंशन से हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन भी क्लाउडफ्लेयर प्रोवाइड करता है। अभी देखिए ये CDN का मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये वेबसाइट को फास्ट लोडिंग में करता है, स्टोरिंग कंटेंट नियर यू लोकली। DNS करता है वेबसाइट का नेम इनटू IP एड्रेस, जो वेबसाइट का नाम है उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। DDoS प्रोटेक्शन है, ब्लॉक्स ह्यूज फेक ट्रैफिक सो दैट द साइट्स डोंट क्रैश। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, वो हैकर्स वगैरह को स्टॉप करती है आपकी वेबसाइट पे आने से और आपकी वेबसाइट को बचाती है। रिवर्स प्रॉक्सी में ये एक मिडल लेयर प्रोवाइड करता है जो कि हाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है जो रियल जो सर्वर्स हैं ना उनको प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसना नहीं है, इस आर्टिकल के अंदर हमें बस ये पता होना चाहिए CDN, DNS सर्विस, DDoS प्रोटेक्शन और ये सब टर्म्स का मीनिंग क्या है, एक आइडिया हमें होना चाहिए, और इतना ही एनफ है। तो इसके साथ हम आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।